बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम जो है वो 9th क्लास की मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई थी हमने, इसके लेक्चर नंबर 3 को जो है वो यहाँ पे हम देखेंगे। लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो है हम वो क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले जो हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 2 है, यही जो हमारे पास 9th क्लास की जो बुक है, इसके हमने लेक्चर्स को जो है वो यहाँ पे स्टडी कर लिया हुआ और मैंने आपको इनको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अगर किसी बच्चे ने या किसी भी जो है पर्सन ने अगर वो लेक्चर देखने हैं तो मैं इसके अंदर आपको इसी की डिस्क्रिप्शन में आपको इनके लिंक सेंड कर दूंगा। आप उन लेक्चर्स को भी वहाँ पे जो है वो स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास इसी एक्सरसाइज का मौजूद है। वहाँ पे हमारे पास उसने हमसे ये कहा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमारे पास यहाँ पे दो कॉलम आपस में एक शो किए गए हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। लाइक ये हमारे पास कॉलम मौजूद है जिसके अंदर एलिमेंट 1 a प्लस सी है। यहाँ पे हमारे पास a प्लस 2b को कंटेन करने वाला एलिमेंट मौजूद है, c माइनस 1, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो है 4d माइनस 6 एलिमेंट मौजूद है। और इक्वल की दूसरी जानब जो हमारे पास मैट्रिक्स जो कॉलम मौजूद है, इसके अंदर हमसे ये कहा गया कि 0 माइनस 7 और 3 2d ये हमारे पास दोनों कॉलम मौजूद हैं। हमने शो करना है कि इसके अंदर जो a b और c और d जो इस्तेमाल किए गए हैं, इनकी वैल्यू क्या है। तो यही उर्दू मीडियम की स्टेटमेंट में भी है कि आपके पास ये दोनों कॉलम मौजूद हैं। आपने क्या करना है, a b और c और d की कीमत मालूम करनी, जिसके लिए दोनों कॉलम आपस में एक दूसरे के इक्वल नज़र आ जाए। हम इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो ये जान चुके हैं कि दो कॉलम हमारे पास कब इक्वल होते हैं। मसावी कॉलम या इक्वल मैट्रिक्स को हम पीछे सीख चुके हैं। अगर उनके ऑर्डर इक्वल होते हैं, हमारे पास इधर नज़र आ रहा है कि इस जो हमारे पास मैट्रिक्स के ऑर्डर जो हैं वो 2 रोज़ यहाँ पे मौजूद हैं और 2 कॉलम मौजूद हैं। यहाँ पे भी इसकी 2 रोज़ 2 कॉलम मौजूद हैं। इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर तो सेम है। अब अगर ऑर्डर सेम है तो फिर हमने नंबर सेकंड पे चीज़ चेक करनी है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल अगर होंगे, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स दिए गए हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि a प्लस जो c है अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये आप क्वेश्चन नंबर 2 में अच्छे तरीके से सीखेंगे और इक्वल मैट्रिक्स को भी आप क्वेश्चन नंबर 2 में अच्छे तरीके से सीखेंगे। ऑर्डर के बारे में आप क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से, अगर ऑर्डर के बारे में सीखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 को जाके आप जो है वो इसके लिंक को जाके अच्छे से देखिएगा, तो आप लोगों को उसके अंदर भी उसकी बात भी समझ आ जाएगी। तो अब ये दोनों क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसलिए इसका ये एलिमेंट जो है ये अपने करस्पॉन्डिंग अपने मतनाज़िर रुकन 0 के इक्वल होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो a प्लस 2b है ये प्लेस देखें तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में मौजूद है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतनाज़िर रुकन -7 है। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। और उसके बाद आपके पास है c माइनस 1, ये हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में मौजूद है, तो इसका करस्पॉन्डिंग रो भी जो एलिमेंट है वो भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में ही मौजूद है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे 4d माइनस 6 जो है ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका जो है 2d है, ये इसके बराबर बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 4 इक्वेशंस बन गई। तो हमने मैट्रिक्स को हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया है, यकदर्जी मसावात की शक्ल में लिख लिया। अब हमने इन्हें सॉल्व करके इधर से हमारे पास जो रिक्वायर्ड a b c और d की वैल्यूज़ मालूम करने के लिए कहा गया वो हम मालूम कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर मसावात नंबर 1 को यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे a और c दो अननोन है और उनकी हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमें एक अननोन जो है a या c की हमारे पास यहाँ पे कीमत ना मिल जाए, वैल्यू ना मिल जाए। यहाँ पे भी अगर हम देखें a और b दो अननोन, यहाँ पे दो नामालूम, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट मौजूद है, जिनकी वैल्यू भी नहीं मालूम कर सकते। अगर हम c इक्वेशन को देखें, इक्वेशन नंबर 3 को देखें, तो यहाँ से हमारे पास a की कांस्टेंट c यूज़ हो रहा है, तो इसके ज़रिए से हम जो है वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास यहाँ पे इम्प्लाइज जो होगा, यहाँ से जो नतीजा अखज़ होगा वो ये है कि c इज़ इक्वल टू इक्वल की दूसरी जानब हमारे पास जो है वो 3 मौजूद है। -1 जब इक्वल की इस साइड पे मूव करेगा तो ये अपनी अलामत को, अपनी साइन को जो है वो चेंज करता हुआ प्लस कर लेगा। तो ये हमारे पास
सी की जो वैल्यू है वो विद इन अ फ्यू सेकेंड हमारे पास जो है सी की वैल्यू 4 आ गई है। इसी तरह से अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को ज़रा डिस्कस कर लें तो इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पे भी अननोन डी मौजूद है और यहाँ पे भी अननोन हमारे पास डी ही मौजूद है, दोनों में अननोन डी ही मौजूद हैं। तो इन दोनों अननोन्स को मतलब ये दो अननोन नहीं है, एक ही अननोन है डी है, लेकिन ये 2 प्लेसेस पर इस्तेमाल हुआ है। तो 4D और ये वाला 2D जो है इक्वल की लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, तो ये उधर चल के अपनी अलामत प्लस से माइनस कर लेगा, और ये -6 जब इक्वल की राइट साइड पे मूव करेगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो 2D और 4D और -2D ये सॉल्व होंगे, तो हमारे पास फाइनली 2D इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहाँ से D के साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल की दूसरी जानब दूसरी तरफ मूव करेगा तो मल्टीप्लिकेशन का उलट इन्वर्स क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड ओवर में लिखने का मतलब, बटे में लिखने का मतलब ये डिवीजन करेगा। तो यूँ हमारे पास D इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास C और D की वैल्यू आ चुकी है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करें तो हमारे पास C अननोन की हमारे पास कीमत है, तो हम A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करना चाहें तो A और B दोनों ही अभी तक हमारे लिए अननोन है। हमारे पास C और D की वैल्यू निकाली गई है, ना ही A की वैल्यू अभी हमारे पास मौजूद है, ना ही हमारे पास B की वैल्यू मौजूद है। लिहाजा अभी तक हम इक्वेशन नंबर 2 को इस्तेमाल करते हुए A और B की वैल्यू साइमल्टेनियसली या बैक वक्त हम जो है वो मालूम नहीं कर सकते। तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन नंबर जो है फर्स्ट है उसको हमने यूज़ करना होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इम्प्लाइज करेगी a इज़ इक्वल टू -c। ये प्लस का c जब इक्वल की लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा। लेकिन और अब आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो लिखेंगे बट c वाज इक्वल टू, c की वैल्यू हमने निकाली थी 4, लेकिन जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो इसी को ही ये लिखेंगे, लेकिन जो हमारे पास c है वो तो बराबर है 4 के। तो यूँ हमारे पास ये इम्प्लाइज करेगा कि a इज़ इक्वल टू माइनस और c की जगह पे उसकी वैल्यू जो हमने निकाल रखी हुई है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, दर्ज करेंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी, a इज़ इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब हमने इक्वेशन नंबर जो 2 रह गई है उसे यूज़ करेंगे, उसमें हमारे पास b अननोन मौजूद है, उसकी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इम्प्लाइज करेगा 2b इज़ इक्वल टू -7 और ये a जो है इक्वल की दूसरी जानब राइट साइड पे मूव करेगा तो इधर आके माइनस का a हो जाएगा। तो 2b इज़ इक्वल टू -7 माइनस a की जगह पे हमारे पास जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू हम जो है वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं -4। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, उर्दू में इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बट a वाज इक्वल टू -4 और इंग्लिश मीडियम वाले इसी बात को यूँ लिखेंगे कि आपके पास a इज़ इक्वल टू -4 है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर चुके हैं। तो यूँ हमारे पास 2b इज़ इक्वल टू -7 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। यूँ हमारे पास -3, 2b इज़ इक्वल टू -3, b फाइनली हमारे पास -3 बटे में 2 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो हमें अननोन a, b, c और d की वैल्यू मालूम करने के लिए कहा गया था वो हमारे पास यहाँ पे मालूम हो चुकी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस बात की क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी।